नमस्कार दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए बना रही हूँ वन वर्ड्स से रिलेटेड। यानी कि जो मेरे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स लगते हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स से रिलेटेड, जो कि 2025 में होने वाले हैं। तो उनसे रिलेटेड ये वन वर्ड्स की जो सीरीज़ है वो मैं चला रही हूँ, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड्स हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ से जो है आपकी वोकैबलरी का एक महा धमाका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ताकि जो एसएससी का पेपर है उसके अंदर आपके वोकैबलरी रिलेटेड एक भी जो मार्क्स है वो डिडक्ट ना हो। चलिए, तो स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। यानी कि जब हम इंटेंशनली, है ना, रेशियल पूरे के पूरे ग्रुप का क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन, यानी कि उन्हें मार देते हैं। तो ये एक्चुअली कहा जाता है कि इसको हम हिंदी में कहते हैं समूह हत्या, है ना। और ये समूह हत्या यानी आपने एक नहीं बहुत सारे लोगों को मारा है। और ये जो बहुत सारे लोगों को आपने मारा है ये आपने शायद रिलीजियस पर्पस के लिए मारा है, क्योंकि आप उस रिलीजियस से नफरत करते थे, इसलिए आपने उस रिलीजियस के पर्टिकुलर ग्रुप को मार दिया। यानी कि बहुत सारे लोग जो एक ही कम्युनिटी के थे, एक ही रिलीजन के थे, उनको मार देना। तो इसको हम कहते हैं जेनोसाइड। कैसे याद रखेंगे? ऐसी किलिंग, साइड का मतलब किलिंग होता है, ऐसी किलिंग जिसमें सारे के सारे लोग एक ही जीन के थे। एक ही जीन के मतलब एक ही रेशियल ग्रुप के थे, वो क्या कहलाता है? जेनोसाइड। इसमें पहला ऑप्शन है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किसी भी इंसान की हत्या जब हम कर देते हैं, है ना, यानी कि किलिंग ऑफ अ मैन और अ वुमेन इज नोन एज होमिसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है जब हम भाई की हत्या करते हैं, यानी कि किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। वो रियल ब्रदर भी हो सकता है और कजन भी हो सकता है। और रेजीसाइड का मतलब होता है जब हम राजा, यानी कि राजा और रानी का जो शासन होता है ना, तो जब हम राजा और रानी को ही मार दें, वो क्या कहलाता है? रेजीसाइड कहलाता है। तो यहाँ पर रेशियल ग्रुप से आप लोग रिलीजन याद रखेंगे, और रिलीजन के लोग एक ही जीन के होते हैं, तो वहां से मुझे वर्ड याद हो गया जेनोसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है वन हु इज इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ वुमेन। यानी कि जो औरतों की वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, औरतों के लिए है ना, या तो आपको किसी सेंटेंस में वर्ड गाइन दिखेगा, जो कि एक रूट वर्ड है जो कि वुमेन के लिए यूज होता है ना, या फिर आपको वर्ड जो है वो फेमिनाइन, जेंडर बोलते हैं ना अपन, तो फेमिनाइन जैसा आपको कोई वर्ड दिखेगा। तो ये दोनों वर्ड्स हैं जो कि वुमेन के लिए यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है वन हु इज इंटरेस्टेड, तो आप पर्सन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पीछे इस्ट आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज फेमिनिस्ट। फेमिन इज रिलेटेड टू वुमेन एंड इस्ट इज रिलेटेड टू पर्सन, यानी अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज नोन एज व्हाट? फेमिनिस्ट। नाउ फेमिनाइन जो है वो जेंडर होता है, तो जेंडर का जो नाउन है उसका ग्रुप, है ना, जेंडर को हम फेमिनाइन बोलते हैं और मेल जेंडर को हम मैस्कुलाइन बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एफिनेट। ये एफिनेट वर्ड भी बहुत बार यूज हुआ है, ये भी वुमेन के लिए यूज होता है। ये वो है जिनकी है ना वुमेन जैसी हरकतें होती हैं, यानी कि बिहेव्स लाइक अ वुमेन, यानी वो वुमेन है नहीं, है ना, वो है तो मेल जेंडर, लेकिन उसकी हरकतें कैसी है? औरतों जैसी है। वो औरतों जैसी हरकतें जिसकी होती है उसको हम कहते हैं एफिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। नाउ फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में जो परफॉर्म करता है, एक्ट करता है, यानी एक्ट इन एन अट्रैक्टिव वे। अब ये अट्रैक्टिव वे में क्यों कर रहा है? ये अट्रैक्टिव वे में इसलिए काम कर रहा है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसी का अटेंशन। तो एक्ट इन एन अट्रैक्टिव वे, वाई ही इज एक्टिंग इन एन अट्रैक्टिव वे? टू अट्रैक्ट अटेंशन, ताकि वो क्या कह सके? टू गेट अटेंशन, यानी उसे क्या मिल सके? अटेंशन मिल सके, इसलिए वो ऐसा एक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं फ्लैम्बोएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेलफेयर ऑफ वुमेन से क्या याद रखेंगे? फेमिन से याद रखेंगे, फेमिनिस्ट से हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, यानी कि ऐसी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना जिसमें आप बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, डिजीज के बारे में, या फिर ये बताने के लिए कि स्टेट कैसी है उस कम्युनिटी की, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, बर्थ और डेथ, इन सब के लिए वर्ड देखो, बर्थ, डेथ, डिजीज, ये सब किसको लगेगी? ये सब लोगों को लगेगी। लोगों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। और पीपल के जो लिए एक रूट वर्ड यूज होता है उसे हम डेम्न कहते हैं, इसलिए हमने डेमोक्रेसी भी पढ़ा है। ठीक है, तो बर्थ, डेथ या डिजीज लोगों को होगी, लोगों से हम डेम वर्ड याद रखेंगे, और डेम की स्टडी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक
ठीक है। तो स्टडी को हम क्या कहेंगे, ग्राफी, क्योंकि आप लिख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स है ना, तो आप लिखेंगे, लिखने के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, ग्राफी। और यहाँ पे किसको लिख रहे हैं आप, लोगों की बर्थ, डेथ और डिजीजेस के बारे में, तो लोगों के लिए वर्ड क्या बोलूँ, डेम, तो द राइट वर्ड इज डेमोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब आप जानते ही हैं, जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं, भूगोल, यानी कि आप अपने अर्थ के बारे में, है ना, सारी जानकारी जो आप लेते हैं यूनिवर्स के बारे में, वो होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जिसमें आप ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप बर्थ रेट, डेथ रेट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, टोटल ह्यूमन बींग्स की, कि कैसे एक इंसान का जन्म हुआ, वो सब जो पूरी स्टडी होती है वो कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एंथ्रो का जो मतलब होता है ना, देखो एक वर्ड अभी मैंने आपको गाइन बताया था, गाइन इज रिलेटेड टू विच जेंडर, गाइन इज रिलेटेड टू फीमेल जेंडर। फिर मैं आपको बता रही हूँ वर्ड एंथ्रो, ये जो एंथ्रो वर्ड है ये रिलेटेड होता है ह्यूमन बींग से, यानी आप जिसमें पूरी मानव जाति की ही बात करते हो। और एक वर्ड होता है जिसे आप कहते हो एंड्रो, ये एंड्रो जो वर्ड है ना, ये रिलेटेड टू होता है मेल जेंडर, यानी कि ये मेन के लिए यूज होता है। यहाँ पर एंथ्रो है तो एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है ना, टोपोग्राफी का मतलब होता है जब आप है ना किसी भी एरिया का, है ना, टोपो इज एरिया, तो जब आप किसी भी एरिया का क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, जो दिखता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप किसी एरिया की पढ़ते हो उसे हम कहते हैं क्या, टोपोग्राफी। तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब आप उसकी जगह की पोजीशन पढ़ रहे हो, उस एरिया की कि ये कहाँ है, आप उस एरिया का में रिवर्स कितनी है ये पढ़ते हो, आप उस एरिया में माउंटेन्स पढ़ते हो। तो ये जो आप पढ़ते हो ना, ये सारी चीज़ें, हालांकि ज्योग्राफी का ही पार्ट है, पर ज्योग्राफी तो पूरा हो गया, उसका एक छोटा सूक्ष्म रूप टोपोग्राफी, कि एक पर्टिकुलर एरिया के मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रही हूँ, वो टोपो है ना। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि टोपा लगा के मैं एक एरिया के सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेता हूँ। ठीक है, डेमो का मतलब आपको लोगों से याद रह गया, डेमोग्राफी आप लिख रहे हो किसके बारे में, लोगों के, और लोगों के बारे में क्या लिख रहे हो, उनकी बर्थ रेट, डेथ रेट, डिजीज के बारे में आप लिख रहे हो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है सडन रश ऑफ विंड। नाउ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा वन वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ये बोल रहा है विंड के बारे में। अब सबसे बड़ी बात है, ताजुब बात है कि ये सारे ऑप्शंस जो है ना ये विंड से रिलेटेड है। जैसे पहले मैं आपको ऑप्शंस के मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखो ये पहली बोल रहा है गेल। गेल का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है ना, स्ट्रॉन्ग विंड को हम लोग गेल कहते हैं। मैं हिंदी में ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगी क्योंकि हिंदी से ज़्यादा अच्छे से ये वर्ड समझ में आएगा। तो आंधी तूफान जब चलता है ना, आंधी चलती है मिट्टी के साथ, वो कहलाती है गेल, है ना। तो मिट्टी के साथ जो हवा चलती है, जो मिट्टी को लेकर के उड़ती है, वो कहलाती है गेल। नेक्स्ट वर्ड है टाइफून। टाइफून जो है ना ये है तूफान। जैसे तूफान अगर नॉर्मल है ना तो उसको तो हम स्टॉर्म कहते हैं, स्टॉर्म इज लाइक तूफान, है ना, थोड़ा बहुत हवा चल रही है वो तूफान है। ठीक है, लेकिन टाइफून का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा ये तूफान जो है ना बहुत विकराल रूप ले ले, यानी कि ये तूफान जब क्या हो जाए, वॉयलेंट हो जाए, तो वॉयलेंट स्टॉर्म को हम लोग कहते हैं टाइफून। शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो अपन कहते हैं ना बहुत ही प्रचंड तूफान आ गया है ना, भाई क्या तूफान आया है, ये कहलाता है क्या, टाइफून। और गस्ट का क्या मतलब होता है, गस्ट का मतलब होता है कहते हैं ना बहुत तेज हवा का झोंका, जिसमें मिट्टी नहीं उड़ रही है, बस तेज हवा का झोंका, तेज हवाएं चल रही है ना, वो क्या कहलाता है, टाइफून, गस्ट कहलाता है। तो याद हुआ आपको, गेल इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग विंड, आंधी को कहते हैं। ठीक है, टाइफून इज जब कोई स्टॉर्म यानी कि तूफान बहुत वायलेंट रूप ले ले, प्रचंड रूप ले ले, स्टॉर्म का मतलब फिर तूफान हो ही गया, और गस्ट इज तेज हवा का झोंका। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सडन रश ऑफ विंड, इससे मिट्टी की बात नहीं की, गेल नहीं होगा, तूफान नहीं बोला, टाइफून और स्टॉर्म दोनों नहीं होगा, क्या होगा राइट आंसर, गस्ट होगा, क्योंकि ये बात कर रहा है रश ऑफ विंड, यानी कि तेज हवा का क्या आया है, रश आया है, झोंका आया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गस्ट। आगे बढ़ते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, यानी कि जब कहते हैं ना बिना किसी उसके उम्मीद के आपके पास गुड लक आ जाए, है ना, मतलब आपने सोचा भी नहीं था और आपके पास गुड लक आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहले तो अपन ऑप्शंस पे जाते हैं। तो फॉर्चून का मतलब तो होता है आपका लक, है ना, ये तो आपका लक है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, विंडफॉल का क्या मतलब होता है, ये है कि है ना आपने जैसे मान लो अनएक्सपेक्टेडली प्राइज जीता हो, और वो प्राइज किस फॉर्म में जीता हो, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली बिना उम्मीद के आपने क्या जीता है, क्या जीता है आपने जीता है मनी,
यानी जब हम पैसे जीतते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली, उसे हम क्या कहते हैं, विंडफॉल कहते हैं ना, विंड का गिरना। यहाँ पे विंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसे। कहते हैं ना मेरे पास तो पैसों की बरसात हो गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था, वो कहलाता है विंडफॉल। बून का मतलब होता है वरदान, है ना, कि जब हमारे पास क्या हो, किसी चीज का वरदान हो, है ना, वो क्या कहलाता है, बून कहलाता है। और ब्रेक थ्रू क्या होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है, कहते हैं ना मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू मिल गया मतलब मुझे एक डेवलपमेंट मिल गया, मतलब मुझे एक नई राह दिख गई, कहते हैं ना नया रास्ता दिख गया, तो न्यू वे मुझे दिख गया, मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया ना, यानी कि डिस्कवरी हो गई, उसको भी हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। मुझे कोई नई चीज मिल जाना, है ना, वो कहलाता है ब्रेक थ्रू। तो ये तो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। तो अब गुड लक के लिए ब्रेक थ्रू तो आएगा नहीं, वरदान बून भी नहीं आएगा, फॉर्चून भी नहीं आएगा, क्या आएगा, विंडफॉल। क्योंकि मैंने विंडफॉल में एक वर्ड बोला है अनएक्सपेक्टेडली, यानी जब कोई चीज बिना उम्मीद के होती है तब हम क्या बोलते हैं, विंडफॉल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, यानी कि आपने ब्रेक किया है लॉ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी मदद की है उस लॉ को ब्रेक करने में, उसे हम क्या कहते हैं, है ना। ये आपसे ये नहीं पूछ रहे कि किस, जिसने लॉ ब्रेक किया उसे क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसने आपसे पूछा है जिसने लॉ ब्रेक करने में आपकी हेल्प की है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। स्पाई का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना मैंने तेरे पीछे स्पाई लगा रखे हैं। स्पाई मतलब मैंने तेरे पीछे छोड़ रखे जो तेरे ऊपर निगरानी रखे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का मतलब होता है जो साथीगण होते हैं ना आपके सहयोगी, जो आपके काम में, कहते हैं ना कोलैबोरेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट में, यानी कि जिसके साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर, वो क्या कहलाते हैं। जैसे दो कंपनी कोलैबोरेशन में काम कर रही है, यानी कि दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही है। दो व्यक्ति कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन। नाउ एली का क्या मतलब होता है, एली का मतलब होता है आपका साथ देने वाला, है ना, यानी कि जो हेल्पर होता है ना वो। लेकिन यह इसने आपसे लॉ में ब्रेक करने में साथ नहीं दिया है, बस सिर्फ आपका काम में साथ दिया है, वो हेल्पर हम लोग एली। कई जगह हम एली को कोलैबोरेटर का सिनोनिम भी बोल देते हैं, है ना। पर एली जो है ना ये एक तरीके से पोस्ट में यूज होता है, यानी कि जब कोई नीचे पोस्ट का आपका साथ देता है ना, एसोसिएटेड मेंबर्स जिनको हम कहते हैं, वो एली कहलाता है। और अकम्प्लाइज का क्या मतलब होता है, जो अगेन व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये आपकी हेल्प किस में कर रहा है, किसी क्राइम में आपकी हेल्प कर रहा है, वो अकम्प्लाइज होता है। तो यहाँ पर यही तो है, लॉ ब्रेक करना क्राइम ही तो है, उसमें अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो वर्ड क्या यूज होगा, अकम्प्लाइज यूज होगा। स्पाई का मतलब हो गया निगरानी रखना, कोलैबोरेटर यानी साथ देना, वर्क टुगेदर। एली का मतलब क्या हो गया, हेल्पर, जो आपकी हेल्प कर रहा है। और अकम्प्लाइज का मतलब हो गया जो आपकी क्राइम में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्या कहलाता है, अकम्प्लाइज कहलाता है। तो माय राइट आंसर इज अकम्प्लाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ पिक्चरस्क्यू सीन और इंसिडेंट, यानी कहते हैं ना एक ऐसी पोएम जो किसी सीन को या किसी इंसिडेंट को डिपिक्ट करती है, लेकिन ये जो पोएम है ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट में आपने पोएम के जरिए उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को या उस सीन को क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, वो क्या कहलाता है, वो उसके लिए आपसे ये वर्ड जो है वो पूछ रहा है ना। पहले ऑप्शंस के मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। तो एक वर्ड लिखा है मेलेडे। मेलेडे का मतलब होता है, कहते हैं ना यार बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है ना, बहुत सीरियस प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसको बहुत, कहते हैं ना गंभीर है यार, है ना, इस पर तो सोच विचार करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत गंभीर जो समस्या आ जाती है, सीरियस प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, मेलेडे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सनेट। सनेट अगेन पोएम के लिए यूज होता है, जो 14 लाइन्स की पोएम होती है उसको हम सनेट कहते हैं। और ये बेसिकली राइमिंग में होती है ना, यानी कि ये राइम जो है वो दिखाती है ये पोएम, ये राइमिंग पोएम होती है जिसको हम सनेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आइडल। ये आइडल का मतलब है एक शॉर्ट पोएम, अगेन ये भी एक छोटी पोएम है। और ये जो शॉर्ट पोएम है ना, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये शॉर्ट पोएम वो है जो कि आपको है ना किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को बोल दूं, है ना, कोई इंसिडेंट हुआ है वो, या मैं ये कोई कहूँ कि कोई पर्टिकुलर लैंडस्केप है, कहते हैं ना एक पर्टिकुलर सीन कह दूँ, है ना, वो अगर आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो उस पोएम को हम कहते हैं आइडल। नेक्स्ट वर्ड है चैरेट। नाउ इस चैरेट का मतलब होता है ये एक सिचुएशन है ना, ये एक सिचुएशन है जो प्रिवेंट कर रही है आपसे, है ना, जिसमें कि लोग जो है ना, मैं ये कहूँ कि पीपल प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं ये हूँ। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग प्रिटेंड करते हैं कि प्रिटेंड टू बी समथिंग, कि हम ये हैं, जबकि एक्चुअल में वो है नहीं, ठीक है, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, चैरेट। अब ये आपसे शॉर्ट पोएम पूछ रहा है तो चैरेट तो होगा नहीं, मेलेडी भी नहीं होगा, सनेट भी नहीं होगा, क्योंकि सनेट तो 14 लाइन्स की पोएम होती है। यहाँ पर एक इंसिडेंट को या एक सीन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पोएम बोलते हैं हम उसे क्या कहते हैं, आइडियल।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अ मैन हु स्टार्व्स बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, यानी एक व्यक्ति जो कि भूखा रह रहा है, स्टार्व मतलब भूखा रह रहा है, क्यों भूखा रह रहा है? फॉर द गुड ऑफ सोल, यानी कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, या अपन कहते हैं ना पुण्य कमाने के लिए, कि भाई इसकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो सके, है ना। तो आत्मा की शुद्धिकरण के लिए जब वो भूखा रहता है, फास्ट भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन फास्ट में तो क्या है कि आप कुछ घंटों के लिए भूखे रहते हो, यहाँ पर तो ये स्टार्व लॉन्ग टाइम के लिए कर रहा है, यानी कि लंबे समय तक ये कुछ खा पी नहीं रहा है, वो कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नाउ मॉन्क का मतलब तो आप जानते हैं, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं मेल जेंडर, उनको हम लोग मॉन्क कहते हैं, ठीक है। एसेटिक का क्या मतलब होता है? एसेटिक का मतलब सन्यासी है ना। ये एसेटिक का मतलब सन्यासी कौन? ये वो सन्यासी हैं जिन्होंने अपने कहते हैं ना धार्मिक कारणों से, है ना, कहते हैं ना भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है, यानी कि इन्होंने भौतिक सुख जो है वो छोड़ दिए हैं। अब भौतिक सुख का मतलब है घर बार भी छोड़ दिया है, खाना पीना भी छोड़ दिया है, जो मिला वो ठीक, जो नहीं मिला वो ठीक, है ना, चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है, वो असेटिक कहते हैं ना। तो जो बिल्कुल सन्यासी हो गए। सेंट का मतलब तो प्रीस्ट हो गया, है ना, सेंट मतलब तो प्रीस्ट है, और स्पिरिचुअलिस्ट मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर है, क्योंकि देखो इसने सोल की गुड के लिए, शुद्धिकरण के लिए छोड़ दिया है खाना, तो जो खाना छोड़ दिया तो बहुत सारी चीज़ें भी छोड़ दी होगी, तो उसका राइट आंसर होगा असेटिक, क्योंकि असेटिक में बोलता है कि भौतिक सुख का त्याग कर दिया है। बाकी इन तीनों में ठीक है, वो भगवान को बहुत मानता है, लेकिन उसने त्याग किया है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। बट एसेटिक में तो उसने भौतिक सुख छोड़ ही दिया है। तो माय राइट आंसर विल बी असेटिक, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस रिलेटेड टू गॉड ही है, ठीक है, आत्मा से रिलेटेड ही है, बट राइट आंसर क्या होगा? असेटिक। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, जब आप किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकते हो, है ना, यानी कि थोड़ा सा स्टे आपने लिया है रेस्ट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस पे जाते हैं। तो ये जो हॉल्ट है, ये हॉल्ट है कि जब आप किसी, ये भी शॉर्ट ब्रेक ही है, लेकिन ये शॉर्ट ब्रेक आपने किसी एक्टिविटी में लिया है, यानी काम करते करते थक गए तो आपने एक्टिविटी के अंदर क्या ले लिया? शॉर्ट ब्रेक ले लिया। जैसे ना स्कूल डेज में नहीं होता था, लंच ब्रेक होता था, तो भाई कुछ पीरियड्स पहले लगाए, फिर उसके बाद बच्चों को क्या दे दिया? थोड़ी देर का ब्रेक दे दिया, है ना। ऐसी मूवीज वगैरह में होता है कि भाई शूटिंग चल रही है, पहले कुछ घंटे शूटिंग हुई, फिर बीच में क्या दे दिया? ब्रेक दे दिया, उसे हम हॉल्ट कहते हैं। तो हॉल्ट इज ब्रेक ओनली, बट ये ब्रेक किसी एक्टिविटी में। नेक्स्ट वर्ड है इंटरल्यूड। ना इंटरल्यूड का क्या मतलब होता है? इंटरल्यूड का मतलब होता है जब किसी दो इवेंट्स के बीच में, यानी दो एक्टिविटीज के बीच में जो ब्रेक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, भाई शादी हो रही है, तो दो शादी के फंक्शन होने, जैसे हल्दी है मेहंदी है, एक ही दिन होने, लेकिन हल्दी मेहंदी एक साथ तो होंगे नहीं ना। मान लो जी पहले किसी की हल्दी चल रही है, फिर 1-2 घंटे बाद मेहंदी है, तो ये जो बीच में ब्रेक आया है ना 1-2 घंटे का, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि है ना, आपकी एक क्लास खत्म हुई, उसके बाद जो दूसरी क्लास है, तो दो एक्टिविटी हो गई ना, तो इन दो क्लासेस के बीच का जो ब्रेक है वो क्या कहलाता है? इंटरल्यूड कहलाता है। इंटरमिशन क्या है? इंटरमिशन का मतलब भी ये भी ब्रेक ही है, लेकिन ये ब्रेक कैसा है? ये कहते हैं ना किसी फिल्म के पार्ट को, है ना, किसी फिल्म के पार्ट को, फिल्म तो मैंने खैर एक एग्जाम्पल ही लिया है, फिल्म भी हो सकता है, प्ले भी हो सकता है, इसके पार्ट में जब कोई ब्रेक आ जाए, जैसे मान लो किसी फिल्म का पार्ट 1 आया, फिर उसके बाद पार्ट 2 में जो ब्रेक लगा, भाई मान लो साल भर बाद पार्ट 2 आया, वो कहलाता है इंटरमिशन। या फिर मैं कहूँ जैसे हम मूवी देखने बैठ रहे हैं, 2.5 घंटे की मूवी है, तो उस 2.5 घंटे की मूवी में बीच में ब्रेक नहीं आता है, तो आप देखते हो स्क्रीन पर इंटरमिशन ही लिखा हुआ आता है ना। तो एक फिल्म के पार्ट में भाई आधी मूवी दिखा दी, उसके बाद जो बीच में ब्रेक दिया है वो क्या कहलाता है? इंटरमिशन। और सॉजर्न का क्या मतलब होता है? ये सॉजर्न है कि जब है ना आप है ना किसी जगह पर शॉर्ट स्टे ले रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो, लेकिन हाँ ये घर नहीं होना चाहिए आपका, तो नॉट एट योर होम। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और है ना आपने एक दिन के लिए किसी होटल में रूम ले लिया कि भाई चलो कल के लिए वहाँ निकल जाएंगे, आज रात यहीं रुक लेते हैं, तो वो जो शॉर्ट स्टे आपने वहाँ पर लिया है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, उसे हम कहते हैं सॉजर्न। आप इसे जर्नी से याद रखेंगे, देखो सॉजर्न में जर्न वर्ड आ रहा है ना, तो जर्न से आप जर्नी से याद रखेंगे, जर्नी में लिया गया ब्रेक क्या कहलाता है? सॉजर्न कहलाता है। समझ आया? हॉल्ट मीन्स शॉर्ट ब्रेक, एक्टिविटी के बीच में, इंटरल्यूड अगेन ब्रेक, दो इवेंट के बीच में, इंटरमिशन भी ब्रेक, किसी प्ले या फिर किसी फिल्म के बीच में जो ब्रेक आता है वो कहलाता है सॉजर्न, यानी जर्नी में लिया गया शॉर्ट स्टे, वो क्या कहलाता है? शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस इज सॉजर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। आप बहुत बातें कर रहे हो लेकिन पॉइंट की बात आप नहीं कर रहे हो, उसे हम कहते हैं। देखो बहुत बातें करने के लिए ना ये सारे वर्ड्स ही हैं। देखो वर्बोस का मतलब भी क्या होता है कि आप शब्दों से भरे हुए हो, आपके पास शब्दों की कमी नहीं है,
बहुत सारे शब्द हैं, है ना, मतलब आप बोल सकते हो बिना रुके, है ना, आपके पास शब्दों का एक कहते हैं ना चुनाव है, भंडार है, तो बहुत सारे शब्दों का भंडार क्या कहलाता है, वो वर्बोसिटी। गैरुलसनेस का क्या मतलब होता है, टॉकेटिवनेस, यानी कि जब कोई व्यक्ति बातू नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बातें करा लो आप इससे, तो वो टॉकेटिवनेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गैरुलस, ठीक है। इसी को हम लोग लॉक्वाशियस भी कहते हैं। तो लॉक्वासिटी और गैरुलस आपस में सिनोनिम हो गए। लेकिन जो सर्कमलोकेशन है ये क्या कहलाता है कि आप ना सर्कम यानी सर्कल, और लॉक्वी यानी बातुनी, आप बातें तो कर रहे हो लेकिन आप बातें कैसी कर रहे हो, सर्कल में, सर्कल यानी घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, लेकिन मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे हो, यानी आप इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ कहे जा रहे हो, लेकिन कहते हैं ना अरे यार तू साफ साफ बोलना क्या कहना चाहता है, वो क्या कहलाता है, सर्कमलोक्यूशन। यानी कि व्हेन यू आर टॉकिंग बट यू आर नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट, यू आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द पॉइंट, दैट इज नोन एज व्हाट, सर्कमलोक्यूशन। तो टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट का राइट आंसर का होगा सर्कम, क्योंकि सारे वर्ड्स बातूनी से रिलेटेड है ना। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, लॉक्वा मीन्स बात करना, एंड सर्कम मतलब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं ना आप, चारों तरफ का एरिया, तो सर्कमफ्रेंस मतलब घुमावदार, यानी कि जब आप घूम फिरकर सारी की सारी बातें कर रहे हो, पॉइंट की बात आप नहीं कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, सर्कमलोक्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कोई पैसे उधार देता है लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जब कोई व्यक्ति पैसे उधार देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा है ना, तो उस व्यक्ति के लिए हम पहले तो ऑप्शंस की मीनिंग देखें, क्योंकि वन वर्ड में है ना ऑप्शंस की मीनिंग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास ऑप्शंस होते हैं और हमारे गलती करने के जो चांसेस है ना सबसे ज्यादा होता है। तो पहला वर्ड लिखा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट केमिस्ट्री का वर्ड है, आपने सुना भी होगा, यानी कि जो अपने अंदर किसी चीज को कहते हैं ना, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, यानी कि वन हु डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट इज नोन एज व्हाट, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है जोरियस, जोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि जो अपनी पत्नी की सुनता ही रहता है ना, वो क्या कहलाता है, जोरियस। शोरर का मतलब होता है सूदखोर, सूदखोर का मतलब है कि जो है ना पैसे उधार देता है बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो जो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे उधार दे वो क्या है, शोरर, है ना। शाइलॉक का क्या मतलब है, शाइलॉक का मतलब भी यही है कि जो है ना पैसे उधार देता है, अगेन बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है ना। लेकिन है ना शाइलॉक और शोरर में अंतर है, क्योंकि जो शाइलॉक है ना ये एक तरीके का है कि है ना जब वो बहुत हैंडसम अमाउंट देता है ना, कहते हैं ना कि इसमें रीजन है कि यार ये इस रीजन से आपको है ना इतना ज्यादा अमाउंट, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये रीजनेबली गिवन मनी है। लेकिन शोरर में तो अनरीजनेबल है, यानी बिना किसी रीजन के वो आपसे इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो अनरीजनेबली जब आप है ना किसी से बहुत ज्यादा पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो वो कहलाता है शोरर। लेकिन शाइलॉक ये एक तरीके से फॉर्मल है, फॉर्मल है मतलब आपके पास रीजन है कि वाई यू आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट ऑन दिस मनी, है ना, कोई है आपके पास पर्टिकुलर रीजन, दैट इज शाइलॉक। तो शाइलॉक का जो यूज है ना वो पॉजिटिव सेंस में होता है, लेकिन जो शोरर है इसका यूज नेगेटिव सेंस में होता है। तुम्हारा राइट आंसर विल बी व्हाट, शोरर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थरों की क्या करता है, कटिंग करता है। पहले ऑप्शंस की मीनिंग देखें, पहला वर्ड है फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट का मतलब होता है जो है ना स्टैम्प कलेक्शन का शौक रखते हैं, जैसे होता है ना भाई इसको स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक है तो उनको कहते हैं फिलैटलिस्ट। आपके एग्जाम में है ना दो कलेक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक स्टैम्प कलेक्शन और एक कॉइन कलेक्शन। तो जो कॉइन कलेक्शन होता है इसको हम लोग न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। ये मैंने आपको है ना वन वर्ड्स की जब पहले सीजीएल की क्लासेस ली थी उसके अंदर आपको बताया था। तो न्यूमिस्मैटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइन कलेक्शन का शौक, ठीक है। लेकिन स्टैम्प कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिलैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रोवर, ड्रोवर का क्या मतलब होता है, जो कि है ना कहते हैं ना ग्रुप के अंदर कैटल और शीप को चलाता है, यानी कि ये एक तरीके से ड्राइवर है, लेकिन ये ड्राइवर किसका है, कैटल और शीप का। यानी कि जब झुंड में आपने देखा भेड़ चराने के लिए लेके जाते हैं, या झुंड में गाय भैंस बकरी के लिए चराने के लिए लेके जाते हैं, उनको कहते हैं ड्रोवर। लैपिडिस का क्या मतलब होता है, लैपिडिस का मतलब होता है जो कि, यही आपका आंसर है, क्योंकि लैपिडिस्ट है जो कीमती पत्थर, जेमस्टोन्स कहते हैं ना जिनको, यानी कि जो कीमती पत्थरों की क्या करता है, बिजनेस है इसका। तो ये जेमस्टोन्स की कटिंग करता है, और ये जो जेमस्टोन्स की कटिंग करता है ये इसका बिजनेस है ना, यानी कि इसको आता है, इसका काम ही यही है, इसलिए वो करता है। ऑक्यूलिस्ट का क्या मतलब होता है, ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है कि अब जो कि है ना दूसरों की, ऑक्यू वर्ड जो है ना ये आईज से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि जो ट्रीट करते हैं लोगों की आंखों को, है ना, यानी कि ट्रीट पीपल्स आईज, लोगों की आंखों का क्या करते हैं, ये इलाज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्यूलिस्ट कहलाते हैं। तो जो प्रेशियस स्टोन्स की कटिंग करता है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया,
फिलैटलिस्ट होगा नहीं क्योंकि स्टैम्प कलेक्शन का शौक है। ड्रॉवर होगा नहीं क्योंकि कैटल और शीप को चराता है। ऑक्यूलिस्ट होगा नहीं क्योंकि ये पीपल की आंखों का इलाज करता है। द राइट आंसर इज लैपिडिस्ट, क्योंकि लैपिडिस्ट में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कीमती पत्थरों की कटिंग कर रहा है। नेक्स्ट है अ मैन विद प्रिजुडाइज्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, यानी एक ऐसा आदमी जिसके है ना जो व्यूज हैं किसके प्रति, रिलीजियस के, वो प्रिजुडाइज है। प्रिजुडाइज यानी कट्टर है, भैया ये हिलेगा नहीं, है ना, इसने जो बिलीफ रख रखे हैं, जो ओपिनियन रख रखे हैं वो ये मानेगा। जैसे कई जने होते हैं ना जिनके ना बहुत पुराने ख्यालात होते हैं, आप कितनी कोशिश, जैसे भी कई जने हैं वो नहीं मानते लव मैरिज को, या जो आजकल नई चीज़ें चल रही है ट्रेंडिंग में उन्हें नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच या ख्यालात पुराने हैं। वो क्या कहलाते हैं, अपने पर्टिकुलर रिलीजन पे जो अड़ग है कि भाई हमारे धर्म में तो ऐसा होता है, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस पे आते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों को ज़्यादातर मानते हैं, है ना, जो पुरानी चीज़ों को मानने वाले होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं, पॉजिटिव सेंस है, उसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। बायगॉट का मतलब होता है कट्टर। बायगॉट का मतलब कट्टर कैसे, जिनके ना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, ओपिनियंस, है ना, या फिर मैं ये कहूँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बिलीव्स हैं, किसको रिलेटेड, अपने धर्म को रिलेटेड। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फनेटिक का मतलब भी क्या होता है, ये भी कट्टर है ना, लेकिन ये कट्टर किस में है, ये रिलीजन में भी है, प्लस ये जो कट्टर है ना ये पॉलिटिशियन में भी है। लेकिन मैं आपको दोनों के बीच डिफरेंस जरूर बताना चाहूंगी। जो बायगॉट है ये अगेन अनरीजनेबल है, आप बिना रीजन के, है ना, अपने धर्म की कुछ बातें जो मानते हैं और उस पर अड़े रहते हैं, वो बायगॉट है। और फनेटिक का मतलब है ठीक है ये रिलीजन और पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से सही और मुझे ये करना चाहिए, उसमें जब आप टिके रहते हैं, वो फनेटिक है। प्रोफेन का क्या मतलब होता है, जब आप किसी सेक्रेट चीज़ों के प्रति, है ना, या फिर मैं ये कहूँ जब आप किसी होली चीज़ों के प्रति, होली थिंग्स के प्रति क्या शो करते हैं, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, यानी आपके अंदर रेस्पेक्ट की भावना नहीं है, किसको लेकर के, पूजनीय वस्तुओं को या पूजनीय जगहों को लेकर के, वो क्या कहलाता है, प्रोफेन। अब इसने क्या कहा है, अगेंस्ट रिलीजन बोल रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंस बोल रहा है ना, तो वो आएगा बायगॉट, कि जब किसी रिलीजियस के अगेंस्ट में आपके मन में क्या है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, वो बायगॉट है। पर जब किसी रिलीजन्स के प्रति पॉजिटिव सेंस में आपके मन में अगर व्यूज हैं, वो कहलाता है फेनेटिक। तो फेनेटिक इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंस एंड बायगॉट इज यूज फॉर नेगेटिव, यानी कि जब किसी धर्म के विरुद्ध आपके मन में गंदे बिलीव्स हैं वो बायगॉट है, और अगर अच्छे हैं तो वो फेनेटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्कूल और कॉलेज इन विन वन हैज़ बीन एजुकेटेड, वो स्कूल और कॉलेज जिसमें आपने पढ़ाई की है उसे हम क्या कहें। तो इसमें पहला वर्ड लिखा है मैटिनी। ना मैटिनी का मतलब क्या होता है, ये है किसी प्ले की कह दूं, या मैं कह दूं किसी फिल्म की, है ना। तो जब किसी फिल्म की या किसी प्ले की आफ्टरनून परफॉर्मेंस होती है, आफ्टरनून परफॉर्मेंस मतलब दिन में जब कोई प्ले या फिर कोई फिल्म क्या हो, परफॉर्म हो, तो वो आफ्टरनून परफॉर्मेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैटिनी कहते हैं। नेक्स्ट है एलुमिनाई मीट होती है। एलुमिनाई मीट यानी कि जो कि पहले के यहाँ के स्टूडेंट्स थे, एक्स स्टूडेंट्स कह दूँ, वो जब मिलते हैं बाद में आकर के, उसे एलुमिनाई कहते हैं। एल्मा मीटर इज माई राइट आंसर। एल्मा मीटर यानी वो स्कूल या वो कॉलेज जहाँ से आपने क्या ली है, वो स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने एजुकेशन यानी कि पढ़ाई की है, वो कहलाता है एल्मा मेटर। नेक्स्ट है कैल्विन। कैल्विन का मतलब होता है जिसको हम बेल्ड कहते हैं, है ना। कैल्विन का मतलब होता है जिसको हम हेयरलेस कहते हैं, यानी कि गंजा, जिसके बाल नहीं है, वो कहलाता है कैल्विन। तो यहाँ पर ये कह रहा है स्कूल और कॉलेज जिसमें आपने पढ़ाई की है, तो वो मैटिनी तो होगा नहीं, है ना। एलुमिनाई में तो मिलते हैं, राइट आंसर इज एल्मा मीटर, क्योंकि एल्मा मीटर वो स्कूल और कॉलेज है जिसमें आपने पढ़ाई की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, यानी कि जो अपने ही रिलीजन का क्या करे, कहते हैं ना कि त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, वो कहलाता है क्या, अपने रिलीजन को ना मानना, खुद ने छोड़ दिया, ठीक है, वो कहलाता है क्या, उसके लिए वर्ड पूछ रहा है। तो पहला वर्ड है डेजर्टर। अब डेजर्टर का क्या मतलब होता है, जिसने बिना परमिशन के, है ना, आर्म्ड फोर्सेस छोड़ दी है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज होता है कि जब कोई आर्म्ड फोर्सेस छोड़ दे, ठीक है, बिना परमिशन के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वन हु लीव्स आर्म्ड फोर्सेस, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीव्स आर्म्ड फोर्सेस बट विदाउट परमिशन, बिना पूछे जब उसने आर्म्ड फोर्सेस छोड़ दी, तो हम क्या कहते हैं, डेजर्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज टर्न कोट। नाउ टर्न कोट का क्या मतलब होता है, टर्न कोट का मतलब होता है जब आप किसी ग्रुप को छोड़ दो, है ना, जब आप किसी पॉलिटिकल ग्रुप को छोड़ दो
वो क्या कहलाता है, टर्न कोट। फैनेटिक अभी अभी हमने पढ़ा है, फैनेटिक का क्या मतलब होता है, कट्टर, जो आप अपने धर्म को मानते हैं बहुत उससे, वो कहलाता है फैनेटिक। और अपोस्टेट का मतलब होता है जब आप किसी रिलीजन का त्याग कर दो, है ना, यानी कि आप अपने रिलीजन को छोड़कर किसी और रिलीजन को अपना लो या किसी और सिद्धांतों को अपना लो, यानी कि आपने अपना रिलीजन तो छोड़ दिया है ना, यू हैव लेफ्ट योर ओन रिलीजन, दैट इज नोन एज अपोस्टेट। अब यहाँ इसे रिलीजन की बात की थी, तुम्हारा राइट आंसर इज अपोस्टेट। एक बात तो आप और ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर रिलीजन का है और टर्न कोट और अपोस्टेट दोनों ऑप्शंस में है। वैसे मैक्सिमम केसेस में टर्न कोट और अपोस्टेट दोनों आपस में सिनोनिम माने जाते हैं, क्योंकि दोनों सिनोनिम ही है, दोनों का मतलब त्यागना ही होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में बैठे हो तो आप ये चेक कर लेना, अगर रिलीजन के लिए पूछे तो अपोस्टेट पे टिक करना और पॉलिटिकल पूछे तो टर्न कोट पर। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हो तो फिर रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों के लिए आप टर्न कोट या अपोस्टेट में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टू टेक वन टू टास्क, काम पर लेना। अब किसी को काम पर लेने के लिए वर्ड क्या है, तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। काम पर लेने का मतलब उसे डांट रहे हैं, उसे फटकार रहे हैं ना, यानी आपने उसको क्या कहते हैं ना, आज तो इसका नंबर आ गया तो आपने उसका नंबर लगा दिया यानी आपने उसको डांटना चालू कर दिया है। वो डांटने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए तो डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है किसी पे कलंक लगाना, या फिर मैं ये कहूँ डिसग्रेस का मतलब होता है किसी की बदनामी करना। तो जब हम बदनामी की बात करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसग्रेस। हैंडल का मतलब आप जानते ही हैं, संभालना, डील करना सिचुएशन से, है ना, तो संभालने के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, हैंडल। एंट्रीट का क्या मतलब होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, विनती करना, है ना, वो क्या कहलाता है, एंट्रीट कहलाता है। और रिब्यूक का क्या मतलब होता है, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, डांट फटकार लगाना, क्या कहलाता है, रिब्यूक कहलाता है। अब यहाँ पर ये यही तो कह रहा है, किसी को टास्क पर ले लिया, किसी को टास्क पर ले लिया यानी उसका नंबर लग गया, उसका नंबर लग गया यानी अब आप उसे डांट रहे हो, फटकार रहे हो, तो उसको आपने बदनाम नहीं किया है, हैंडल नहीं है, ट्रीट भी नहीं है। राइट आंसर क्या है, रिब्यूक, क्योंकि आप उसे डांट रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, यानी कि जो कि अपना डर अपने पावर के मतलब वेपन के रूप में यूज करता है ना, और पावर दिखाता है, यानी कि कहते हैं ना पावर का डर जो दिखाए, उसके लिए हम क्या बोलते हैं। तो टेररिस्ट जो वर्ड है ये तो होगा नहीं, टेररिस्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं। मिलिटेंट का क्या मतलब होता है मैम, मिलिटेंट का मतलब होता है कि जो अपना फोर्स दिखाए, है ना, जो अपनी ताकत दिखाए, किसमें, टू गेट व्हाट ही वांट्स, टू गेट व्हाट ही वांट्स, यानी कि जो उसे चाहिए वो लेने के लिए जब वो अपनी पावर दिखाता है उसे मिलिटेंट कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, जो कहते हैं ना एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन रखता हो, जिसके अंदर कहते हैं पूरा दिमाग ही क्या हो, राजनीति का दिमाग हो, तो एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन रखना, कहते हैं इसका तो राजनीतिक दिमाग ही है, पॉलिटिकल पावर में रहते रहते ये वैसा ही सोचने लग गया है, तो जिसमें एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस हो वो कहलाता है एक्सट्रीमिस्ट। एनार्किस्ट का क्या मतलब होता है, जहां कोई सरकार ही ना हो, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं। तो टेररिस्ट यहाँ पे आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है, पॉलिटिकल ओपिनियन की बात नहीं है, अनार्किस्ट भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, मिलिटेंट, क्योंकि आप फोर्सफुली काम करवा रहे हैं जो आपको चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर भी तो यही है कि आप डरा रहे हैं, है ना, अपनी पावर दिखा करके, ताकि आप अपना काम जो है वो सामने वाले से निकलवा सके। तो मिलिटेंट हो गया इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल पीस ऑफ वुड, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया वन वर्ड है, आप ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है स्प्लिंटर, स्प्लिंटर का मतलब भी है ना पीस ऑफ वुड ही है, लेकिन ये पीस ऑफ वुड क्या है कि जैसे मान लो वुड का भी हो सकता है, गिलास का भी हो सकता है, जो टूट गया है, ब्रोकन हो गया है, और ये शार्प एज है, कहते हैं ना नुकीला जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है उसको हम लोग स्प्लिंटर कहते हैं। क्रम्ब का क्या मतलब होता है, क्रम्ब का मतलब भी यही है, ये एक तरीके से क्रम्ब अपन ब्रेड का, है ना, जो टुकड़े जैसे आप लोग सूप वगैरह पे नहीं डालते हैं, तो जो ब्रेड का या बिस्किट का या मैं कहूँ केक का, है ना, ब्रेड का, बिस्किट का या केक का जो ड्राई पीस होता है, सूखा हुआ जो पीस है ना कि भाई अब सूख गई है ब्रेड, तो बहुत स्मॉल ड्राई पीस जो है किसी ब्रेड का, बिस्किट का या केक का, वो कहलाता है क्रम्ब, जिसमें ना खाने पे आवाज आए क्रंचीनेस की। स्क्रैप का क्या मतलब होता है, स्क्रैप का मतलब है स्मॉल, कार वगैरह स्क्रैप करवा ली, स्क्रैप मतलब तोड़ ताड़ के आपने उसके क्या कर दिए, पीस कर दिए, तो स्मॉल पीस किसी भी चीज़ के, जैसे गाड़ी का या किसी का भी, वो कहलाता है स्क्रैप। और चिप का क्या मतलब होता है,
चिप वर्ड जो है ना, ये मेरा राइट आंसर है, क्योंकि चिप जो है ये आपके कंप्यूटर में या किसी फ़ोन में लगने वाली चिप नहीं है। ये उस चिप की बात कर रहा है जो स्मॉल पीस है, और ये स्मॉल पीस पर्टिकुलर किसी लकड़ी का ही होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना गुट्टा। भैया यहाँ पे गुट्टा फंसा दिया है, यानी कि लकड़ी का एक क्या फंसा दिया, टुकड़ा फंसा दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट ये बोल रहा है अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म गवर्नमेंट, यानी कि एक रिफॉर्म मूवमेंट, यानी एक मूवमेंट हुआ था रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्म यानी चेंजेस के लिए, है ना। तो कहते हैं ना चेंजेस करने के लिए एक मूवमेंट जब होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो चेंजेस के लिए जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं ना नया व्यक्ति हम लोग लेकर आए हैं, ताकि हम इसकी नई टीचिंग्स या कि कहते हैं नयापन ला सकें, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड बोल रहा है रेनिगेट। ना मैम, रेनिगेट का क्या मतलब होता है? रेनिगेट का मतलब होता है कि आपने है ना एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो रिलीजन है, पॉलिटिकल की बात कर रहा है, आपने एक पॉलिटिकल रिलीजन छोड़ दिया है ना। यू हैव लेफ्ट अ पॉलिटिकल रिलीजन, और ये आपने छोड़ करके क्या किया है, दूसरा ज्वाइन कर लिया है, टू ज्वाइन अनदर। जैसे नहीं होता भाई, कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में घुस गया, कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया, यानी कि ये पॉलिटिकल जो इनका पॉलिटिकल रिफॉर्म है जिसमें थे, वो छोड़कर जब हम किसी और में ज्वाइन कर लेते हैं उसको बोलते हैं रेनिगेट। अपोस्टल का क्या मतलब होता है? अपोस्टल ये है कि ये ना क्रिश्चियन में यूज होता है, ये कि 12 मैन चूज किए जाते हैं ना, यानी कि 12 मैन चूज करते हैं, किसमें? बाय क्राइस्ट। क्राइस्ट के द्वारा ये 12 मैन चूज करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, टू स्प्रेड रिलीजन, यानी कि ये अपने रिलीजियस टीचिंग्स को स्प्रेड कर सके, टू स्प्रेड रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि जब कोई अपने व्यूज को स्प्रेड करे वो क्या कहलाता है? अपोस्टेट। अपोस्थ्योसिस का क्या मतलब होता है? ये कहलाता है किसी का गुणगान करना। कहते हैं ना भाई, ये डिवाइन स्टेटस को शो करता है। भाई मान लो अगर कोई अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने टीचर का गुणगान कर रहा है, आदर्श मान रखा है, तो भाई अपने गुरु का तो हर कोई गुणगान ही करता है ना, तो वो गुणगान करना क्या कहलाता है? अपोस्थ्योसिस कहलाता है। अब अपोथिक्रिक का क्या मतलब होता है? ये फार्मासिस्ट है, ये वो है जो कि मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। तो वन हु सोल्ड यानी कि सेल्स व्हाट? मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह बेचते हैं या ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, है ना। इसके लिए जो वर्ड आप जानते हैं वो वर्ड आप क्या जानते हैं? फार्मासिस्ट। कहते हैं ये तो फार्मेसी में काम करता है, यानी कि फार्मासिस्ट है, यानी कि क्या बेचता है? ड्रग्स या फिर दवाइयाँ बेचने का काम करता है, उसी को हम अपोथिकरी कहते हैं। अब नाउ यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? रिफॉर्म मूवमेंट का पायनियर। पायनियर यानी कि एक्सप्रेशन, यानी कि स्प्रेड करना, है ना, दूसरों में पहुंचाना। तो वो रेनिगेट होगा नहीं, अपोस्थ्योसिस भी नहीं होगा, अपोथिक्रेसी भी नहीं होगा। उसका राइट आंसर क्या होगा? अपोस्टल। क्योंकि अपोस्टल वर्ड जो है ये यही बताता है कि उन लोगों को आपने चुना है जो कि आपके रिलीजन का क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं, यानी कि स्प्रेड कर रहे हैं आपके रिलीजियस टीचिंग्स को। अपोस्थ्योसिस में तो ये है कि आप किसी व्यक्ति का ही गुणगान कर रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पर आप पूरे रिलीजन का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। तो माय राइट आंसर इज अपोस्टल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डंजियन एंटर्ड बाय ट्रैपडोर, यानी कि ट्रैपडोर से जो डंजियन एंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डंजियन का मतलब होता है चुपचाप घुसना, है ना। अब चुपचाप घुसने के लिए जो जगह होती है ना, उसे हिंदी में तो बोलते हैं तहखाना। अब इसके लिए वर्ड, भाई ये सारे वर्ड्स ये ना मैक्सिमम उसी से रिलेटेड है। तो एक बार पहले अपन ऑप्शन देखें। देखो सेलर का क्या मतलब होता है? ये सेलर भी जो है ना ये भी तहखाना ही है, लेकिन ये कौन सा तहखाना है? ये अंडरग्राउंड रूम है, जिस कहते हैं ना अंडरग्राउंड जो पहले रूम होते थे, तो ये अंडरग्राउंड रूम है जो कि बेसमेंट में होता है, बेसमेंट में, जिसमें आप सामान वगैरह रखने के लिए, है ना, स्टोरिंग थिंग्स के लिए, इनके लिए यूज करते। तो बेसमेंट को बेसिकली सेलर कहते हैं। डिच का क्या मतलब होता है मैम? डिच का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, कहते हैं ना टू गेट रिड ऑफ, बोले मेरे को तो इससे छुटकारा पाना है, वो क्या कहलाता है? डिच। वॉल्ट का क्या मतलब होता है? वॉल्ट का मतलब है एक तरीके से ये भी तहखाना ही है, पर शुद्ध हिंदी में इसे आप गुफा कहते हैं, है ना। ये बेसिकली पता है कहाँ होता है? ये वॉल्ट हम यूज करते हैं जो कि ऐसे रूम जो अंडर अ चर्च होते हैं, यानी किसी चर्च के नीचे होते हैं, और बेसिकली यहाँ पर हम लोग डेड बॉडीज को बरीड करते हैं, है ना। तो डेड बॉडीज को बरीड करने के लिए जो चर्च के नीचे रूम होते हैं, अंडर अ चर्च रूम जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉल्ट कहते हैं। और बेसिकली गुफा को भी हम वॉल्ट ही कहते हैं। ऑब्लिटी का क्या मतलब होता है? ऑब्लिटी का मतलब होता है अगेन ये एक ऐसा सेल है, यानी ऐसा गुप्त तहखाना है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और ये किस में होता था? ये बेसिकली है ना
महलों वगैरह में होता था, जिसका जो गेट है, मैं कहूँ दरवाजा जो है ना, गेट, वो कहाँ होता है, वो होता है रूफ पे, यानी कि छत पर इसका गेट होता है। कहते हैं ना छत पे से गेट है और फिर आप नीचे ऐसे घुस रहे हैं, है ना, तो यानी कि छत है उसमें गेट है और आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं रूम में। बेसिकली जो गेट होते हैं ना वो 4 दीवारों पे होते हैं, यानी कि जो 4 वॉल्स होती है उस पर कहीं ना कहीं गेट होता है, पर यहाँ पर जो गेट है ये छत पर है, रूफ पर है, और वहां से जब आप नीचे घुसते हैं उसे ऑब्लिटी कहते हैं। तो यही बोल रहा है, डंजियन एंटर्ड बाय ट्रैप डोर। ट्रैप डोर का मतलब यही है, ऐसा डोर जो कहाँ है, रूफ पर है। तो इसका आंसर सेलर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑब्लिटी। अगर ये आपसे पूछ रहा था अंडरग्राउंड अगर है तो सेलर आएगा, लेकिन अगर ये आपसे पूछ रहा है ना ट्रैप डोर यानी कि छत पर इसका गेट है, तो फिर आंसर क्या होगा, ऑब्लिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, जो हमेशा ही असंतुष्ट ही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो किसी भी बात से संतुष्ट ना हो। तो हेरेटिक बेसिकली होता है अधर्मी, यानी कि जो किसी भी धर्म को ना माने, है ना, वो बेसिकली कहलाता है क्या, जो उसके कहते हैं ना इविल बिलीव हो किसी धर्म को रिलेटेड, वो हेरेटिक है। नेक्स्ट वर्ड है फेलोन। फेलोन का क्या मतलब है, जो कि कहते हैं ना सीरियस क्राइम वगैरह कमिट कर दे, जैसे मर्डर वगैरह कर दिया, हत्यारा जिसे हम कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सीरियस क्राइम कर दे, यानी ऐसा क्राइम जो कि उसे नहीं करना चाहिए, तो छोटा मोटा क्राइम नहीं किया है, इसने सीरियस क्राइम किया है, जैसे मर्डर वगैरह कर देना, वो फेलोन कहलाता है। मेल कंटेंट का क्या मतलब होता है, जो कि कहते हैं ना किसी सिचुएशन से कभी भी डिससैटिस्फाइड रहे, यानी कि किसी सिचुएशन को अपनाए ही ना, हमेशा असंतुष्ट ही नजर आता है। वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज मेल कंटेंट। और सेरोगेट का मतलब आप जानते ही हैं, जो कि कहते हैं ना दूसरों की जगह ले ले, टेक्स प्लेस ऑफ समबडी एल्स, दैट इज नोन एज सेरोगेट। माय राइट आंसर इज मेल कंटेंट, क्योंकि यहीं पे ये व्यक्ति कह रहा है नॉट सेटिस्फाइड है और इसने यही कहा है वन हु इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। एक और है लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना पावर लूज कर दे और टू मूव इन किसी और जगह पर जाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में कहते हैं ना शक्तिहीन बॉडी हो गई है, पावर जो है वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है। तो पहला वर्ड है रेम्यूटिज्म। ना रेम्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, कहते हैं किसी को गठिया रोग हो गया है, यानी कि जब किसी को जॉइंट्स के अंदर पेन होता है ना, तो जॉइंट पेन कहते हैं ना, भाई मेरे घुटनों में आजकल दर्द रहता है, तो वो जॉइंट पेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, र्यूमेटिज्म। पैरालिसिस आप जानते ही हैं कि जब किसी को पैरालिसिस आ जाए, बॉडी का पार्ट ही काम करना बंद कर दे, उस बॉडी के पार्ट ने जो है अपनी शक्ति खो दी है। एक्जिमा क्या होता है, एक्जिमा एक डिजीज है, ये स्किन डिजीज है ना, और इसमें जो आपकी स्किन है, स्किन डिजीज है, इसमें जो स्किन है ये क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, और ये रेड होने के बाद है ना ड्राई हो जाती है, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्क्रैच यानी कि खुजाऊं, है ना, तो वो कहते हैं खुजली चल रही है, और खुजा खुजा के रेड हो जाता है, वो एक्जिमा होता है ना। लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी तो खैर आप जानते भी होंगे, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये ध्यान रखना, या कि साइंस में भी पूछा जाता है कि लेप्रोसी कैसी डिजीज है, तो इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शन फैलाती है। और ये इन्फेक्शियस डिजीज कहाँ होती है, अगेन आपकी स्किन में होती है, या फिर मैं ये कहूँ आपकी नर्व्स में होती है ना, यानी कि स्किन और नर्व्स में जब ये इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए वो क्या कहलाती है, लेप्रोसी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉडी का पार्ट ही अपनी पावर खो चुका है, तो राइट वर्ड क्या होगा, पैरालिसिस, क्योंकि एक्जिमा और लेप्रोसी तो स्किन डिजीज के लिए यूज है। रेथ्यूजम जॉइंट पेन है, नहीं, ये तो ये कह रहा है आपकी बॉडी का उस पार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरालिसिस। तो यहाँ आज हमने कुछ वन वर्ड्स किए हैं, ये वन वर्ड्स का सेशन कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, है ना। इसका मुझे जब लगेंगे ना कि मैंने आपको अच्छे खासे वन वर्ड जो है वो करा दिए हैं, तब जाकर के हम इसे स्टॉप करेंगे। बाकी जो है आपका वन वर्ड्स में आप निश्चिंत रहे, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें अप टू डेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जो आप अपनी वीडियोस हैं उन्हें रिवाइज अप करते रहें, वो कैब है जल्दी भूल जाता है इंसान, तो आप वीडियोस को बार बार देखते रहें ताकि आपको ये वन वर्ड्स याद रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।